स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CNBC की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। और आज हम हैं जोधपुर शहर में। इसके पहले हमने एक पैनल डिस्कशन किया जहां पर हम जोधपुर शहर के बारे में, उसके सोशियो इकोनॉमिक पोजीशनिंग के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या हो चुका है और क्या और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। अब हम थोड़ा बारीकी में जाएंगे, थोड़ा नीचे उतरेंगे और अलग अलग पिलर्स के बारे में समझेंगे कि क्या हो रहा है जोधपुर में। और इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ 6 मेहमान हैं जो जोधपुर के बारे में हमसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं मिस्टर ML बापना। ये एडवाइजर हैं इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेस IIT जोधपुर, फेलो हार्वर्ड एडवांस लीडरशिप इनिशिएटिव, फॉर्मर CEO टाटा एंटरप्राइज। उनके बगल में आपके सामने है करण सिंह जी, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आशापूर्णा बिल्डर्स सर। और यहाँ पर आपके साथ में है रतन लाहोटी जो डिविजनल कमिश्नर है, स्वागत है आपका शो पे सर। दुर्गेश कुमार बिस्सा कमिश्नर JDA, सामने उनके साथ बैठे हुए हैं गौरव जैन CEO विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल, और विनीत गुप्ता सीनियर रीजनल मैनेजर रिको लिमिटेड जोधपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो में। सबसे पहले लाहोटी जी, हमने पहले सेशन में बात की थी कि कैसे इंश्योर किया जाए कि डेवलपमेंट भी हो और लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इस शहर की, लोगों की, यहाँ की रहने की, उस पे फर्क ना आए। इसके बारे में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण जो जोधपुर में हम खास उस पर फोकस करते हैं। सुनियोजित विकास हो, यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की योजना बने। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि विकास में सबकी सहभागिता हो ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उससे भी एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं जिक्र करना चाहूंगा, वह हैप्पीनेस इंडेक्स, कि जनता का, यहाँ के नागरिकों का उन सुविधाओं के प्रति पूरा फोकस रहे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जोधपुर के सुनियोजित विकास के लिए मिस्टर बापना इज ऑल्सो हियर, एक जोधपुर इनिशिएटिव हमने चैप्टर रिसेंटली शुरू किया है। उसमें हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हमारे पास एक जोधपुर एजुकेशनल हब बना है, एक्सपर्टीज बहुत है हमारे पास। डायरेक्टर IIT हैं, डायरेक्टर एम्स हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी, नेफ्ट, FDDI, तो वो एक्सपर्टीज काजरी, आफरी, इनके साथ साथ हमने यहाँ के जो लीडिंग स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे निगम के महापौर हैं, जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, एक ऐसा ग्रुप डेवलप किया है जो कि टूरिज्म सारे सेक्टर्स पे, तो बहुत बड़ा उसमें एक सहयोग मिलता है, एक फीडबैक मिलता है जी, ताकि शहर का एक अच्छा सुनियोजित विकास हो यहाँ की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए। मैं बापना जी आपसे पूछना चाहूंगी, कैसे कोई शहर ये इंश्योर करता है या वहाँ की गवर्नेंस ये सब इंश्योर करती है कि सहभागिता हो सबकी डेवलपमेंट में? थैंक्स स्वाति, थैंक्स CNBC, नमस्ते इंडिया एंड खम्मा गणी जोधपुर। लेट मी जस्ट मैं आपसे पहले 1-2-3 चीजें कहना चाहूंगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है आज का इसका, और जोधपुर जो आपने लिखा है टाइटल फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, इट्स ए वेरी एप्ट और ग्रेट टाइटल। हर देश की, प्रांत की या शहर की जिम्मेदारी होती है कि इसकी शहर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, सबको एक अच्छी एजुकेशन, सबको नौकरी पेशा या इनकम के साधन और अच्छी हेल्थ का करें। हर गवर्नमेंट का यही काम होता है। और जिस तरह पहले जैसे 19वीं सेंचुरी में जो था इंपीरियलिज्म था, 20वीं शताब्दी के अंदर वही चीज एक नेशंस का बन गया था, और अब ये शहरों का समय आ गया है। ये इसलिए कह रहा हूं कि 30 साल पहले अगर आप जाएं तो भारत, चाइना और साउथ कोरिया तीनों की अर्बनाइजेशन और तीनों की इनकम करीब करीब सेम थी। इनकम करीब $300 PPP के आसपास थी और शहरीकरण काफी कम था। आज 30 साल बाद में चाइना का करीब हो गया है $8,000 के आसपास,
कोरिया का है 27,000 और हम अभी तक 1440 पे रुके हैं, यानी कि चाइना हमसे 5 गुना ज़्यादा है और कोरिया 18 गुना ज़्यादा है। सिमिलरली शहरीकरण का जहाँ तक सवाल है तो 30 साल पहले हम करीब करीब सेम थे, लेकिन हमसे भी कम थे चाइना और कोरिया। आज इंडिया करीब 33% अर्बनाइज्ड है, कोरिया 82% है और चाइना पहुंच गया 56। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स और ग्रोथ का एक रिलेशनशिप बन जाती है जी। और शहर क्यों बढ़ते हैं और क्यों बड़े शहर क्यों नहीं बढ़ने चाहिए, उसके भी कारण है कि शहर में बढ़ने का कारण होता है कि पर्सनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और टैक्स स्ट्रक्चर, ये 3 कारण होते हैं। ये तीनों पे अगर हम ध्यान दें और शुरुआत करें कि इकोनॉमिक्स कम्स बिफोर लैंड यूज, लैंड प्लानिंग बाद में करें, पहले इसकी लोगों के लिए प्लानिंग कि अर्थव्यवस्था कैसी हो, ये एक चीज़ है। तो उसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके कुछ मुद्दे होते हैं, उसके 6 या 7 मुद्दे मैं आपको बताऊँगा। जैसे एक हो गया, इसको प्लान्ड वे में सिटी को ग्रो करना है, इसके हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है, एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और इसकी हेल्थ के लिए। एग्जाम्पल जो हम कर चुके हैं वही मैं बताऊंगा आपको क्या कर चुके हैं अभी तक हम, आपका सहयोग से, लाउडी साहब के सहयोग से, जेडीए के सहयोग से और सारे यहाँ के जो महापौर साहब के सहयोग से कहाँ तक पहुँचे हम लोग। सो ये सिचुएशन अभी ऐसी है कि जोधपुर बहुत अप्रोप्रिएट टाइम पर है, अभी देख रहे हैं हम लोग। कुछ समय पहले देखा होगा कि आज़ादी के टाइम पे राजस्थान अपने पूरे देश में से टॉप 3 स्टेट्स में आता था, राजस्थान, लेकिन आज हम करीब 23वें स्थान पर है व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा इनकम। और इसी तरह से जयपुर और जोधपुर में डिफरेंस हुआ। पिछले पहले आपने पूछा था ये सवाल। एक यहाँ पर एक चीज लाहौती जी, मैं आपको टोक रही हूँ, माफ कीजिएगा उसके लिए। किसी भी शहर की डेवलपमेंट, जब हम कहते हैं कि कोई शहर बड़ा होता है, जैसे वो पुणे हो चाहे वो बैंगलोर हो, एक IT हब के तौर पे कंपनियां आती हैं बाहर से, यहाँ पर आके शहर में जाती है, इन्वेस्ट करती हैं, तो उसकी ग्रोथ अपने आप देखने को मिलती है और उस ग्रोथ के साथ साथ बाकी चीजें भी धीरे धीरे उसका सहारा लेके आगे बढ़ने लगती हैं। हमने यहाँ पर जोधपुर में IT पार्क वगैरह शुरू किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैसा नहीं है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। विनीत जी, वजह क्या है इसकी और उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा कैसे मिल सकता है? कैसे आप कंपनियों को खींच के लाएंगे जोधपुर में? नहीं मैम, इसमें मैं बताऊँ आपको, IT सेक्टर्स की अपन यदि बात करते हैं तो 2010 में रिको ने एक पॉलिसी भी हमने बनाई थी IT सेक्टर को एनकरेज करने के लिए। उसमें हमने 3-4 कैटेगरीज उनको डिफाइन किया था, जिसमें वेरी प्रेस्टिजियस जो कैटेगरीज है उसमें यदि कोई 10 करोड़ का इन्वेस्ट करता है तो हमने उसको 60% लैंड रिबेट हम उनको देते थे आफ्टर प्रोडक्शन कमिटमेंट। देन हमने प्रेस्टिजियस कैटेगरी बनाई जिसमें अगर 1 करोड़ का करता है तो हम उसको 50% लैंड रिबेट देते हैं। ऐसे 3-4 कैटेगरीज हमने बनाई है। और एक IT सेक्टर के लिए हमने एक छोटा सा एरिया डेवलप भी किया है यहाँ पे, साइबर पार्क के नाम से जोधपुर में है, जिसमें अभी 7 इंडस्ट्रीज रनिंग कर रही हैं। लेकिन इसके लिए यदि कोई IT सेक्टर्स में कोई इंडस्ट्रीज आती हैं तो हमारी ये लैंड रिबेट्स तो है ही, और अलग अलग हमने अभी एक प्लग एंड प्ले का एक प्रोविजन हमने अभी पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली, जिसमें क्या है कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग जो ये इंडस्ट्रीज वाले बना लेते हैं इंडस्ट्रीज, तो वो अपने फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर को भी वो रेंट पे दे सकते हैं फॉर द IT सेक्टर्स के लिए, नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया। किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको रिसेंट फ्यूचर में देखने को मिला है जोधपुर में? जोधपुर में यदि हम रिको इंडस्ट्रीज की बात करें तो सिंस एक्चुअली रिको की जो स्थापना हुई वो 1980 में हुई जी। जब ये फील किया गया स्टेट गवर्नमेंट में कि जो रेट ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड हुई थी उस समय, वो अचीव नहीं हो पा रही है, तो रिको को इंट्रोड्यूस किया जी। और सिंस इंसेप्शन यदि हम बात करें ऑल ओवर राजस्थान में, तो रिको ने 338 इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो डेवलप किए हैं जी। और अपन जोधपुर के पर्सपेक्ट में देखें तो जोधपुर में लगभग 15 इंडस्ट्रियल एरियाज हमने विकसित किए और हर अलग अलग प्लेसेस में किए हैं, राइट फ्रॉम बोरानाडा टू फलोदी। ऐसा नहीं कि हम कन्फाइंड हो गए ओनली फॉर जोधपुर सिटी, हम अलग अलग सेक्टर पे गए एज पर रिक्वायरमेंट। हमने एग्रो फूड पार्क भी डेवलप किए हैं, IT सेक्टर भी डेवलप किए हैं, एक एक्सपोर्ट EPIP जो पार्क है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, वो हमने डेवलप किया है। तो वी हैव डेवलप्ड 15 इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन द 3,500 एकर्स लैंड। तो डेवलपमेंट अपनी जगह पे सही है, आप मौके क्रिएट कर रहे हैं कि एक आप जगह प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि कंपनी आए यहाँ पे बाहर से। लाहौती जी,
जब यहाँ पूरा माहौल बन रहा है, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी कंपनीज आ नहीं रही हैं यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर वजह आपको दिख रही है कि किस पॉइंट पर आकर ये सारा मामला अटक जा रहा है? 2-3 चीजें मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ कंपनीज का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। उनका एक फोकस एरिया अभी है सोलर एनर्जी की ओर एंड विंड मिल्स की ओर। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट जोधपुर के अंदर फलोदी और बाप तहसील में जी, और वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन उससे इतना इंप्रूव हुआ है कि आज राजस्थान एक सरप्लस स्टेट उसमें आ गया है प्रोडक्शन की इलेक्ट्रिसिटी में जी। वैसे ही विंड मिल्स के लिए तो जो इन्वेस्टर्स यहाँ इनवाइट होते हैं या जो अट्रैक्ट होते हैं वो अपनी प्रायोरिटीज के साथ भी आते हैं, नो डाउट ऑफ दिस। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी गुप्ता साहब ने जैसे मेंशन किया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्पेसिफिक पॉइंट आउट करूंगा मैं कि जैसे काकानी इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर के अटेस्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो काकानी और रोहट के पास में, रेल लाइन भी साथ में है, नेशनल हाईवे भी साथ में है, तो वो बहुत स्पेसिफिक एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसी प्रकार से चूंकि यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट की काफी अच्छी पोटेंशियलिटी है, तो मथानिया तिवरी इस बेल्ट में इंडस्ट्रियल एरिया ताकि उनके लिए एग्रो फूड पार्क और उनके लिए। एक मिनट आप यहाँ रुकना चाहूंगी। बापना जी एक बात बताएं, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप टाटा एंटरप्राइजेस में आप काफी ऊंचे ओहदे पे काम कर चुके हैं। आपसे कंपनी का अगर मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहूँ, जब कोई कंपनी डिसाइड करती है कि हमें इस शहर में जाके अपना काम शुरू करना है, यहाँ पर एक बेस बनाना है, तो वो क्राइटेरिया पैरामीटर्स क्या होते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मेरा एक्सपीरियंस जोधपुर के बारे में, राजस्थान के बारे में बहुत अच्छा भी रहा है और कुछ जमाने पहले कुछ अलग भी रहा था। आज से करीब 30 साल पहले जब मैं महिंद्रा से कनेक्टेड था तो यहाँ पर आए थे हम लोग एक बड़ा ट्रैक्टर प्लांट बनाने के लिए, जिसमें करीब 7-8 हज़ार आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिले एक साथ में और 10,000 करोड़ के आसपास की इसकी ग्रोथ हो, बिजनेस हो। लेकिन उस वक्त एटमॉस्फेयर कंडीसिव नहीं था, कई तरह की अड़चनें आई और उसी कारण से वही प्लांट हमने नासिक में लगाया। तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए बेसिकली, उनको एक या दो चीज चाहिए। दे आर नॉट लुकिंग ऑलवेज फॉर इंसेंटिव्स, दे आर लुकिंग फॉर ए कन्वीनियंट वे कि जहां उनको परेशानी कम हो। परेशानी कम हो यानी कि आप समझते हैं कि परेशानी अप्रूवल्स के लिए इतनी परेशानी। आज के दिन में ये मैं कह सकता हूँ कि जो एटमॉस्फेयर बना है और करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत पॉजिटिव है सब तरह से। उसका एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको कि जो ITR की बात उन्होंने करी, IT की बात करी थी, शेखावत साहब ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, आई टेक 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन टू यू कैसे हुआ। अभी अपने करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रीज IT PP चौधरी साहब हैं। पिछले 4 महीने में हमारी अच्छी खासी 4 बड़ी मीटिंग हुई। लास्ट वाज इन इसरो में, यहाँ पे इसरो में हुई थी, और ये सोच रहे हैं कि जैसे आज हमारा ऑयल का इंपोर्ट्स सबसे ऊपर है, गोल्ड का नेक्स्ट है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक से होने वाला है। एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट देश का सबसे लार्जर हो जाएगा, ऑयल इंपोर्ट्स को क्रॉस कर जाएगा $400 बिलियन के आसपास। ये जब उनको समझ में क्लियरली आई बात, और वो मिनिस्टर भी है, तुरंत एक ITIR इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने की इच्छा शुरुआत करी। शेखावत साहब ने यही कहा था। तो अब हम पाली और जोधपुर के बीच में एक रीजन में खूब बड़ी सी लैंड है जो मोस्टली गवर्नमेंट लैंड के हिसाब से है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क इस तरह से बने कि जिसमें आप ताजुब करेंगे कि शुरुआत में 2 लाख से लेकर अल्टीमेटली 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और ये शहर जैसे प्लान वे में आज बेंगलोर या हैदराबाद अनप्लान वे में ग्रो हुआ है तो तकलीफें हो रही हैं, यहाँ पर देखने को ना मिले। क्या तैयार है दुर्गेश जी शहर इस तरह के डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि जब आप बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनीज आएगी, और हमने देखा है कि जोधपुर में कई इंस्टीट्यूट खुले हैं पिछले कुछ सालों में और बच्चे यहाँ पे काफी आ रहे हैं पढ़ाई के लिए खासकर। जब बाहर से लोग आते हैं तो ऑफकोर्स उनकी कुछ जरूरतें होती हैं, क्या उन जरूरतों को उनके लिए एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है? और अगर उस बारे में आप हमें कुछ और क्या और करने की जरूरत होगी? सबसे पहले तो मेरा जो बाफना जी की बात है कि बाहर की कंपनी आती है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाली,
तो जोधपुर विकास प्राधिकरण ने एक अपनी महती योजना बनाई है कन्वेंशन सेंटर के लिए। यहाँ कन्वेंशन सेंटर की कमी है, एक इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं हम, और इसके लिए हमने अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वहाँ एक जमीन आइडेंटिफाइड की है। राज्य सरकार के स्तर पर मामला लंबित है और बहुत ही जल्दी अच्छी उसमें पहल होकर के वो भूमि हमें मिल जाएगी। अगर वो नहीं भी मिलती तो हमारे विवेक विहार में हमारे पास मिल जाएगा, फिर हम उसके लिए भी आगे जाकर के पीपीटी मोड पर जाके पीपी मॉडल पर और उसको करेंगे। मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर होने से जो एक संवाद होना चाहिए बाहर की कंपनियों के बीच में और हम लोगों के बीच में, यहाँ के इंडस्ट्रीज, IT सेक्टर, यहाँ के जो भी स्किल्ड पर्सन है उनके बीच में, उसका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगी और बहुत ही जल्दी इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत है हमारे सामने और चैलेंज भी है जिनको लेकर के आगे बढ़ना है और विकास प्राधिकरण उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। अगर आप मुझे एक रफ एस्टिमेट दे सकें, जब से इतने सारे नए इंस्टीट्यूट खुले, IIT से लेकर एम्स, और तो उसके बाद कितनी ज्यादा लोग यहाँ पर, मतलब जरूरी नहीं कि वो आके यहाँ रुक जाएं और रह जाएं, लेकिन यहाँ पे काफी बच्चे आते होंगे, काफी जो कहते हैं माइग्रेशन दूसरी सिटी से यहाँ पे हुआ देखने को मिला होगा। वो नंबर्स क्या है और उससे एकोमोडेट करने में क्या कोई तकलीफ हुई थी या फिर उसके लिए आपने अलग से कोई प्लानिंग की थी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सब यही बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है CNBC आवाज की इस खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। आज है हम राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में, और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जोधपुर में ग्रोथ जो हो रही है उसके पिलर्स क्या क्या हैं, क्या ड्राइव कर रहा है ग्रोथ और कहाँ कहाँ चैलेंजेस, अलग अलग पिलर्स को फेस करने पड़ते हैं और सोल्यूशन क्या है उसका। ब्रेक के पहले मैंने आपसे पूछा था दुर्गेश जी की यहाँ पे जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी शहर में। आपने बताया कि रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट का सारे, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से आ रहे हैं बच्चे, उनके एंटरटेनमेंट, उनके घूमने फिरने या सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज को अगर ध्यान में रखें तो क्या लगता है कि जोधपुर तैयार है उसको, वो ढंग से केटर कर रहा है इस इशू को? डेफिनेटली, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि जो बाहर से आने वाले बच्चे, उनके चाहे सिक्योरिटी की बात हो, एंटरटेनमेंट की बात हो, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई तरह की समस्या इसमें आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि जितना बड़ा शहर है और जिस तरह से जयपुर आगे बढ़ा है, हम थोड़ा लैगिंग बिहाइंड है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, इसमें कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी हम लोगों के लिए। आपने कहा कि आप ऐसे भी डिफरेंट सेक्शन से आप उनसे बात करके और तब आप प्लानिंग करेंगे आगे की। तो बेसिकली एक बात जो अभी चर्चा के दौरान आई थी कि मॉल्स यहाँ पर अभी 2 ही है केवल। बिल्कुल सही है, उसका 2 कारण हो सकता है। एक तो टेंडेंसी ऑफ द पीपल अभी मॉल जाने की इतनी नहीं है, रीजन ये है उसका, बिल्कुल जैसे जयपुर में है, तो वो टेंडेंसी ऑफ द पीपल नहीं होने की वजह से भी एक थोड़ा सा कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब लोग जाने लगे हैं। अब जो 2-3 मॉल बड़े हैं, मैं भी जाके देखता हूँ, तो अब उसमें काफी लोग आने लगे हैं। तो तीसरा मॉल बन के भी तैयार हो रहा है, वहाँ बुल इंडिया वाला, आगे भी लोग आएंगे। और मैं पर्सनली ये आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ हमारी लैंड आइडेंटिफाइड की है कुछ जगह पर, जो इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि अगर कोई मॉल या बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए आना चाहता है तो हम ऑक्शन पर जाएंगे और वो वहाँ अच्छे ढंग से मॉल का निर्माण है या इस तरह की फैसिलिटी के लिए वो आगे आ सकते हैं हमारे सामने। ओके, जब हम बात करते हैं यंग क्राउड की, गौरव, यहाँ पर आप एक अच्छा नजरिया दे पाएंगे हमें। बच्चे काफी यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ाई किसी भी शहर की ग्रोथ के लिए कहते हैं कि वो नींव होती है। अगर पढ़ाई, एजुकेशन क्वालिटी वहाँ पर अच्छी है तो शहर को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल के CEO हैं। अगर एजुकेशन सीन देखें जोधपुर में पिछले कुछ वक्त में क्या बदला है, और जो ई-लर्निंग की बात की जाती है जोधपुर में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? आई थिंक जोधपुर इज वन ऑफ द फ्यू बी सिटीज जो पूरे शहर के अंदर है, पूरी कंट्री के अंदर, जो कि यहाँ पे इट्स फॉर्चुनेट कि जोधपुर में इतने बड़े नेशनल फेम के इंस्टीट्यूट यहाँ पे हमारे पास है, वेदर इट्स IIT, एम्स,
नेफ्ट, दीज आर लाइक हमारे इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जोधपुर में एक साथ एक शहर में होना मेरे शायद नॉलेज में कोई भी बी टाउन में नहीं है कंट्री के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छी बात है जोधपुर के लिए, और उसका एडवांटेज जोधपुर को जो मिल रहा है कि जो डिफरेंट कल्चर से अपने पास जो बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ का जो बच्चों का एक्सपोजर लेवल है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है और आगे भी चल के आप कह रहे हैं कि एक्सपोजर लेवल बढ़ रहा है, मिल रहा है बच्चों को, किस तरीके से आप ये इंश्योर किया जा रहा है? देखिए देर आर जैसे फेस्टिवल्स रहते हैं, कॉमन फेस्टिवल्स रहते हैं, आज जहाँ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। बच्चों का विजन टू मी, आज एजुकेशन खाली कोई क्लासरूम में नहीं है, आज एजुकेशन, आज सोशलाइजिंग करने से काफ़ी बच्चे को जो सीखने को मिलता है वो काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिसमें हैविंग दीज इंस्टीट्यूट्स इन जोधपुर हेल्प्स। अपना आज इतने सारे लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आर कमिंग टू जोधपुर, और वो हमारे साथ में है, और उनके एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। अब मैंने काफ़ी लोगों से बार बार ट्राई कर रहे हैं आप पूछने, एक एमपी साहब से भी, सब लोगों से। आई थिंक सी मॉल इज़ वन थिंग, मतलब मॉल एक, बट मेरे को नहीं लगता कि मॉल ही खाली एंटरटेनमेंट है ना। मॉल उनके सब शहरों में भी है जहाँ बच्चे में आए हैं। मेरे ख्याल से जोधपुर में जो है, यहाँ पे हमारे जो कल्चर है बच्चों को वो देखनी चाहिए जो उनके पास नहीं है, जहाँ जहाँ शहरों से आए हैं। जोधपुर एक अपना इकलौता ऐसा शहर मैं मानता हूँ जहाँ पे हम लोग, वी शुड फील प्राउड, हमारे पास हम लोग इतने कल्चर से इतना क्लोजली रिलेटेड हैं, और हम फॉर्चुनेट होना चाहिए। हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोगों ने हमारे को एक्सपोज करा है हमको कल्चर से, और हमारे यंगस्टर्स भी दे फील प्राउड कि भाई दे आर इन जोधपुर। और बाहर वाले जो लोग आ रहे हैं, दे शुड अप्रिशिएट कि जोधपुर की कल्चर क्या है उनको। और आजकल यहाँ पे कई कल्चरल फेस्ट भी होने लगे हैं, आई थिंक पूरे साल कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी रिसेंटली हमने अपने स्कूल के अंदर, आवर प्रिंसिपल इज ऑल्सो हियर, वी रिसेंटली हेल्ड किताबो, इट वाज अ चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल where in I think so what's one of the unique kind of a feature there, all students from across all city, they were exposed to storytelling, और इस तरीके के इवेंट्स आई एम श्योर बच्चों को रियल एजुकेशन में हेल्प करेंगे। और जोधपुर में एजुकेशनिस्ट बाफना साहब हैं यहाँ पे, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव दीज काइंड ऑफ पीपल इन जोधपुर। आज जो जोधपुर को हमको गाइडेंस करने में हमको काफी सहयोग, और जोधपुर वाले पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, नॉट ओनली इन जोधपुर। आज हम लोगों ने सबसे ज्यादा सीए भी इसी शहर से निकले, सीए भी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, सीईओज भी आप माने अगर सक्सेसफुल हैं तो यहाँ से है। यहाँ कई सारे इंस्टीट्यूट खुल तो गए हैं, काफी नामी गिरामी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं वो जोधपुर शहर में रहते हैं या फिर वो नौकरी के लिए कहीं और चले जाते हैं, और अगर उन्हें शहर में रोकना है तो यहाँ पे क्या ऐसा किया जाए ताकि ये बच्चे यहाँ रहे और यहाँ के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। इस पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया सीएनबीसी आवाज पर। आज हम हैं जोधपुर में। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। हम हैं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में। ब्रेक के पहले हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट काफी खुल गए हैं, बच्चे काफी आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें की जा रही है, उनके रहने खाने, उनके एंटरटेनमेंट को कैसे केटर किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी बापना जी कि आ रहे हैं बच्चे, पढ़ाई कर रहे हैं और टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्या, पढ़ाई के बाद वो जोधपुर में रहेंगे या फिर इतने मौके हैं उनके पास इस शहर में? ये बहुत अच्छा सवाल और ज़रूरी सवाल है, और ये कोर इशू जो है जोधपुर का सॉल्व होने के लिए बहुत ज़रूरी है सोचना। मैं दो बातें अलग अलग तरह की कहूँगा। सबसे पहला, ये कारण क्या है यहाँ पर टैलेंट नहीं रहने का, और टैलेंट से क्या हो सकता है। पहले तो आप देखिए लाइटर वे में आज अमेरिका में आग क्यों लग रही है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे टैलेंटेड, उनको बाहर करें। अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ अनरेस्ट हो रहा है। तो टैलेंट को अट्रैक्ट करना एक जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए हमें प्लान वे में काम करना पड़ेगा।
पहले बात अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। जो हमने कई बातें कही, इंडस्ट्री के बारे में कही, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कही, हमने ग्रोथ के बारे में कही, लाहौटी साहब ने सीवेज के लिए कहा। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव विजन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, नंबर वन। Unless we have comprehensive vision plan for Jodhpur for next 30 years, it is not possible to move forward. For that, what have we done so far? Jodhpur initiative जैसे कहा लाहौटी साहब ने कि सब जुड़े हुए हैं, एम्स, IIT, पुलिस यूनिवर्सिटी, डिफेंस वगैरह, एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट दे दिया गया है JDA को। और बिस्वा साहब पहले अपनी पोजीशन में थे तो उनको भी पता है कि अभी तक की जो प्लान हुआ था मास्टर प्लानिंग में, बेसिकली लैंड प्लानिंग हुई थी, लेकिन लैंड प्लानिंग के साथ में हमें इकोनॉमिक प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ प्लानिंग, सिटीजन का एंगेजमेंट, गवर्नेंस, ये प्लानिंग साथ में करनी है। सो दैट इज वन इज विजन डॉक्यूमेंट। द सेकंड इज, जैसे आपने कहा कि कई समस्या हैं, समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है जो हम भी डिस्कस कर चुके हैं अप टू चीफ मिनिस्टर। सॉल्यूशन ये है सब कि ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जहां पे 30-35 डिपार्टमेंट काम करते हैं, पिछले 30 साल देखें तो कई समस्या आ चुकी है, और ये भी देख रहे हैं कि जो आगे बढ़े शहर उन्होंने क्या किया है। अगर लर्निंग करें तो आंसर यही है कि स्पेशल पर्पज व्हीकल स्ट्रक्चर चेंज करने हमें यहाँ पे, हो सकता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जयपुर ने भी रिसेंटली कर दिया है, पुणे ने कर दिया है, भुवनेश्वर ने कर दिया है, करीब करीब सारे सिटीज ने एक स्ट्रक्चर चेंज किया है जिसमें स्पेशल व्हीकल है। उसका मतलब यह है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लेट अस से कमिश्नर साहब हेड करें और डायरेक्टली 3 या 4-5 लोग काम करें, including some citizens or people like in Jodhpur Initiative or Director IIT, somebody is present there. So this organization takes the responsibility and also have full authority over finance, legal या जिम्मेदारी उनकी बने। तो 2 बातें कहना चाहूंगा वापस, एक विजन क्लियर होनी चाहिए और दूसरी विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिम्मेदारी के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का अत्यंत आवश्यकता है यहाँ पे। करण सिंह जी, विजन होना चाहिए, और आप हम ब्रेक में बात कर रहे थे और आपने कहा था कि कोशिश बहुत की जा रही है उस विजन को एक प्रारूप देने के लिए, लेकिन फिर भी कमियां बहुत है, इसलिए यहाँ पर कंपनीज आ नहीं रही हैं, और कंपनी नहीं आएंगे तो जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जॉब के मौके यहाँ पर निकाले। देखिए मैडम की जो जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से पिछले दिनों, चाहे हमारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो इंडिया का आज कहते हैं कि नंबर 2 पे उसकी क्वालिटी वाइज है, IIT, एम्स, पुलिस यूनिवर्सिटीज, जितना काम हमारे यहाँ पिछले 3-4 साल पहले से लेकर 5-10 साल में हुआ है, मैं समझता हूं कि भारत आजाद होने के बाद नहीं हुआ है। पर जितनी डेवलपमेंट के मामले में हमारे को यहाँ पे आवश्यकता, अब जो पहले हमारा UIT था, UIT से JDA बना, JDA बनने के बाद से और UIT बनी है, उसमें जो प्रॉब्लम जोधपुर फेस कर रहा है वो अभी तक कर ही रहा है। 2007 में जोधपुर का पहला मॉल आया, वो मेरी कंपनी आशापूर्णा लेके आई 2007 में। उसके बाद अंसल का एक मॉल और आया। कुछ बाहर से लोग, हम बाहर गए, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, हम चाहते थे कि IT हब बने, और ऐसा कुछ न कुछ IT में हुए कि लोग बाहर से आए। तो यहाँ हमारा स्टूडेंट्स इतने हैं कि बहुत ही कम पैसों में उनको, बहुत ही रीजनेबल सैलरी में उनको स्टूडेंट्स मिल सकते थे काम करने के बाद। पर जिस दिन हम वो एप्लीकेशन लगा करके और उसको फिनिश करके बिल्डिंग को देने की नौबत आती है, तब तक इतनी देर हो जाती है कि मैं समझता हूं कि अभी तक लोकल अथॉरिटीज में उसमें बहुत कुछ काम हमको मिलके, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी उसी का पार्ट कह सकता हूं, बिकॉज मैं यहाँ बिल्डिंग लाइन का काम करता हूं। उसमें बहुत कुछ आवश्यकता है। जैसा जयपुर एक परिपक्व, मैडम देख लीजिए, जयपुर जैसे परिपक्व JDA है, जोधपुर को परिपक्व बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। साहब तो अभी 1 महीना हुआ ही नहीं, 4 दिन पहले ही साहब ने एज ए JDA कमिश्नर ज्वाइन किया है मैडम। और मैं समझता हूं कि जोधपुर को, इनसे जब आप क्वेश्चन पूछ रहे, मैं भी जवाब दूं, ये जोधपुर से इनको बहुत कुछ आशाएं हैं, इतनी आशाएं हैं कि ये वहां पहले रह चुके हैं और अब हमारी सबकी समस्याएं हम सब जाके आपको बता चुके हैं। मेरा मानना यह है मैडम, समय पे परमिशन मिल जाए तो उसकी वजह से बाहर से जितनी कंपनियां आती है तो उनको एक माहौल मिलता है कि हम जोधपुर में जाएंगे, लैंड लेंगे, इतने महीने में हम हमारा प्रोजेक्ट लाके कंप्लीट कर देंगे, हमारी कॉस्ट फिक्स हो जाती है। तो जिस समय रेंट में हम प्रॉपर्टी आगे लीज आउट करते हैं तो रेंट आउट प्रॉपर्टी कम हो सकती है। जब हम यहाँ पर अच्छी कंपनी आएगी तो जो माल या तैयार हो रहा है या बच्चे जो यहाँ अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बाहर से यहाँ कंपनियां आएगी, यहाँ कंपनियां रहेगी, तभी तो बच्चे यहाँ पर हम उसको एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। नहीं तो हम खुद हमारा एम्प्लॉयमेंट ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो जोधपुर में अभी तक का, तो बाहर का तो क्या करें, पहला पॉइंट। दूसरा मेरा यह मानना है कि जहां तक
कनेक्टिविटी है, ये भी बहुत बड़ा एक उसका रीजन है। अच्छी फैकल्टीज आती है चली जाती है, उसका कारण होता है कि उनको कनेक्टिविटी में जबरदस्त 2 दिन लगते हैं। जोधपुर कोई आए वापस बॉम्बे या दिल्ली जाए तो उसको 2 दिन चाहिए। तो कनेक्टिविटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अच्छी कोई फर्म यहाँ आकर के सर्वे करके जाती है तो वापस हो जाती है। तो अगर ये माहौल अगर यहाँ अच्छा बने उनको आने का, इन्वेस्टमेंट करने का, और बाद में अगर कनेक्टिविटी हो जाए तो मैं समझता हूं कि जोधपुर के लोगों में जितनी इंटेलिजेंसी है वो हिंदुस्तान में किसी शहर में नहीं है। सुरेश जी, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर लोग आने को तैयार है, लेकिन आके देख के और फिर चले जाते हैं, कहाँ पर कमी हो जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले तो करण सिंह जी को कहना चाहूंगा कि अगर प्रक्रियात्मक कभी देरी होती है तो हमने इसका एक हल निकाला है कि जोधपुर में ऑलमोस्ट अब सारी सर्विसेज को हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑफलाइन देने का सिस्टम और बाबुओं के पास आना जाना उसको हम बंद कर रहे हैं, और विद इन ए वीक अभी भी क्या ऑनलाइन होने के बाद में भी ऑफलाइन भी कर रहे हैं जी। तो हमने अभी परसों ही मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिए कि अगले वीक तक ऑनलाइन के लिए भी क्या होगा, हमारा कंप्यूटर वहां बैठेगा और ऑनलाइन वहां जमा कराए। वो ऑफलाइन का सिस्टम टोटली 7 दिन में खत्म कर देंगे। ऑनलाइन होने के बाद में फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको टाइमली प्रोसेस करके और करना। छोटी मोटी प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि यूआईटी था एक छोटा एक स्तर का काम था, जैसे ही प्राधिकरण बना तो उसमें थोड़ा उसका लेवल ऊपर हो गया, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो गई अपने आप में। तो कुछ चीजें वहां के स्टाफ को समझने में भी देरी लगती है, कुछ उसमें ढलने में भी टाइम लगता है। नाउ आई थिंक अब वो टाइम निकल गया है, मैच्योरिटी लेवल अब प्राधिकरण में आएगा निश्चित रूप से। और मैं करण सिंह जी को विश्वास दिलाता हूँ, और करण सिंह जी के जैसे और जितने भी डेवलपर्स और जो भी लोग आना चाहते हैं मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपको बहुत ही सकारात्मक माहौल में वहां आपको मौका मिलेगा और काम बहुत अच्छे ढंग से होगा, इसमें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा मास्टर प्लान, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा मास्टर प्लान, ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 का तैयार हो गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय में फिर एक लंबित मामला हो गया। अब राजस्थान उच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे सुझाव दिए जो उसको और अच्छा मॉडिफाइड करके उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। स्टेट लेवल पर एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो भी इंस्ट्रक्शंस माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली इसमें मॉडिफिकेशन होगा, और उसमें ये सारी चीजें आएगी जो आप कह रहे हो। एजुकेशन हब होगा, इंस्टीट्यूशनल हब होगा, कहाँ मेडिकल फैसिलिटीज होगी, कहाँ ग्रीन बेल्ट होगा, पेरिफेरियल एरिया कौन सा रहेगा, इन सारी चीजों को देखते हुए किया जाएगा। इन्होंने एक बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं आपको बताऊं कि जेडीए ने पिछले 3 साल में सीवरेज प्रोजेक्ट अपने जो बने उसमें लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अलग अलग 6 पैकेज जारी करके, और 600 करोड़ रुपए का उसमें काम करा है। जेडीए बना, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी, क्योंकि जोधपुर विकास प्राधिकरण नाम है उसका, तो लोगों की डेवलपमेंट के प्रति बिग ब्रदर है, आप ये मान सकते हो। पूरे शहर में म्यूनिसिपैलिटी भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, रिको भी, सभी काम करते हैं, बट जेडीए को लीड करना पड़ेगा उसमें, विकास प्राधिकरण होते बड़े भाई के रूप में। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि विकास प्राधिकरण हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में और हमारी टीम के साथ में आपको बिग ब्रदर के रूप में, एल्डर ब्रदर के रूप में जोधपुर में डेवलपमेंट करता हुआ दिखेगा। बहुत बढ़िया। बस क्विकली मैं आपसे नंबर्स ले रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो सिटी की होती है, आज कहाँ देखते हैं आप उसे? 1 से 5 में 5 हाईएस्ट है और 1 एकदम कम। क्लीन वाटर सप्लाई, डेफिनेटली मैं 3-4 बातें करना चाहूंगा। सर वक्त की बहुत कमी है हमारे पास। 30 seconds. आप अगर सिर्फ मार्क्स दे सके अपने मार्क्स दूंगा जोधपुर को। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज एक्सीलेंट, 4 मार्क्स। इलेक्ट्रिसिटी 5। जॉब्स अपॉर्चुनिटी एक्सीलेंट, हियर वी कैन गिव 3 बिकॉज जोधपुर का वो पोटेंशियल अभी डेवलप हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 3 मार्क्स अगेन, क्योंकि कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट एक्सपेंशन का वर्क शुरू हो चुका है, रेलवे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, रोड कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हुई है क्योंकि भारतमाला के तहत ऑल हाईवेज हैव बीन डेवलप्ड। एंड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूं मैं आपको। 37 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन गिवन टू एयरपोर्ट अथॉरिटी, 69 एकर्स हैज बीन गिवन टू एयरफोर्स, और वो वर्क शुरू भी हो चुका है। क्विकली हेल्थ केयर एक्सीलेंट फैसिलिटीज इन जोधपुर, सिर्फ नंबर 5। एजुकेशन 5 बिकॉज इट इज एक्सीलेंट एजुकेशनल हब जोधपुर। तो किसी भी शहर को फ्यूचर सिटीज बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर एक चीज हमें देखने को मिली इस डिस्कशन में कि नियत है उस चीज को आगे ले जाने की, और जब नियत होती है तो फिर आगे बढ़ने से रुकना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है, वो आगे जरूर बढ़ेगा। तो फ्यूचर सिटीज जोधपुर में आज हमने बात करी है कि इस शहर को कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को और खींचा जाए। इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ रहेंगे और शहर
पूरा मिल के बढ़ेगा, उसके हिसाब से JDA भी यहाँ पे सारे मौके और सारे सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में जुड़ने के लिए। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ।